तो सत्ता की अगली खबर की शुरुआत एक वीडियो से करते हैं जिसे देखकर आपको गर्व की अनुभूति होगी। इसमें विकास के पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ते न्यू इंडिया का दृश्य आपको दिखेगा। किसी भी देश या प्रदेश के विकास का एक अहम पायदान पुल होता है। ये ड्रोन दृश्य जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे आधुनिक और समुद्र पर बने सबसे बड़े पुल की तस्वीर है जो अगले कुछ घंटों में देश को मिलने वाला है। ये ड्रोन दृश्य है अटल सेतु का। ये तो सिर्फ संक्षिप्त परिचय है। पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी शिवडी नहवशेवा अटल सेतु। 12 जनवरी यानी कल पीएम मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे। मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ने वाले इस पुल का उद्घाटन किसी सपने के साकार होने से कम नहीं है। यह देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है, जबकि दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल है। इससे दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई की दूरी आसानी से तय हो सकती है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके नीचे से दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज भी निकल सकता है। यह ब्रिज मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका के नहवाशेवा में समाप्त होता है। आज सत्ता में हम आपको इस पुल के प्लान बनाने से लेकर जमीन पर उतरने तक की पूरी कहानी बताएंगे। ये बताएंगे कि इस पुल के बनने की राह में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ा। इस सुंदर दृश्य के पीछे की प्लानिंग, मेहनत और पूरी प्रक्रिया पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है। लेकिन पहले यह जानिए इसके शुरू होने के बाद आम लोगों का जीवन कितना आसान हो जाएगा। और भी ये भी जान लीजिए कि किन हाईटेक उपकरणों से लैस होकर यह पुल आम लोगों के जीवन को सरल बनाने का उपयोगी जरिया बन जाएगा। अब तक दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई जाने के लिए लोगों को 40 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता था। इस पुल के उद्घाटन के बाद 22 किलोमीटर की दूरी ही सिर्फ रह जाएगी। वक्त की बात करें तो अगर आप आज की तारीख में मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं तो करीब 1.5 घंटे लग जाएंगे। जब उद्घाटन के बाद अटल सेतु से जाएंगे तो सिर्फ 20 मिनट में आप नवी मुंबई पहुंच जाएंगे। जब दूरी कम हो जाएगी, वक्त कम लगेगा, तो पेट्रोल की भी बचत होगी। मान लीजिए अगर आज आप 14 की माइलेज देने वाली किसी गाड़ी से मुंबई से नवी मुंबई जाते हैं तो 3 लीटर पेट्रोल की खपत होगी। इस पुल से जब आप जाएंगे तो सिर्फ 1.5 लीटर पेट्रोल की खपत में आप पहुंच जाएंगे। ये सुविधाएं रोज की है। ऐसा अनुमान है कि इन दो शहरों के बीच की दूरी घटने से हर साल करीब 1 लाख करोड़ लीटर ईंधन की बचत हो सकती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे ये पुल मुंबई वालों के लिए आने वाले दिनों में लाइफ लाइन बनने वाला है। लोगों को सिर्फ दूरी और वक्त वाला लाभ इस पुल से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप इस पुल से गुजरेंगे तो बेहतरीन तकनीक और हाईटेक सुविधा वाली अनुभूति भी आपको होगी। ब्रिज इतना विशाल और विहंगम है कि हर प्रतिदिन 70,000 वाहन इससे गुजर सकते हैं। करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चलाने की यहां पर इजाजत होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक पर खास क्रैश बैरियर्स लगा दिए गए हैं। अगर कोई गाड़ी क्रैश होती है तो ये बैरियर गाड़ी को वापस सड़क पर ले आएगा, ना कि वो समुद्र में गिरेगी। यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले 190 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अगर कोई गाड़ी खराब होती है, कोई गलत लेन से चल रहा है, पुल पर कोई रुकता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है तो ये कैमरा तुरंत कंट्रोल रूम को खबर कर देगा। पुल पर 1212 लाइटिंग पोल लगाए गए हैं। एडवांस लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इससे लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा। समुद्री जीवों का नुकसान नहीं होगा। पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। यह भारत का पहला पुल होगा जिस पर ओपन रोड टोलिंग सुविधा होगी, यानी इस पर जगह जगह टोल बूथ नहीं होंगे। इस सिस्टम से ड्राइवर्स बिना रुके ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से टोल दे सकेंगे। सिंगापुर, यूएस और यूरोप में ऐसी सुविधा मौजूद है। 6 लेन के इस पुल की चौड़ाई करीब 27 मीटर है। पुल पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 एग्जिट लेन भी बनाए गए हैं। साल 2018 में जब से इस पुल का निर्माण शुरू हुआ, तब से यहां करीब 14,000 लोग लगातार काम कर रहे हैं। कुछ और खासियत की बात करें तो ये ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक तकनीक से देश में बना पहला ब्रिज है। इसके निर्माण में 500 बोइंग 747 यानी 747 विमान के वजन के स्टील का उपयोग किया गया है। 85,000 मीट्रिक टन ऑर्थोट्रोपिक स्टील का इस्तेमाल इस ब्रिज पर किया गया है, जिसकी वजह से 17 आईफिल टावर जिसके बराबर बन सकते हैं अगर हम इस पूरे सबको जोड़ दें। आपको बता दें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के निर्माण से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल इस पुल को बनाने में किया गया है। साउथ मुंबई से रायगढ़ नवी मुंबई को जोड़ने वाले ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों 12 जनवरी को होना है।
यहाँ पर उद्घाटन से पहले की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस ब्रिज पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैनर और पोस्टर लग गए हैं उनके इंतजार में। साथ साथ में यहाँ पर आपको भगवा झंडा भी नजर आएगा। ब्रिज का निर्माण जो है MMRDA द्वारा किया गया है। इस प्रोजेक्ट को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तौर पर भी जाना जाता है और इस ब्रिज के बनने के बाद में इसे पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। मुंबई से पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई जाने वाले लोगों को जो है फायदा होगा। साथ साथ में जो लोग पुणे से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं या फिर रायगढ़ से या फिर नवी मुंबई से मुंबई की दिशा में आ रहे हैं, उनके लिए ये ब्रिज जो है बेहद कारगर साबित होगा। सबसे खास बात यह है कि 22 किलोमीटर का यह लंबा ब्रिज है, लेकिन इस 22 किलोमीटर की दूरी को आप सिर्फ 20 मिनट में तय कर सकते हैं। कारण मुंबई एअरपोर्ट आणि नवी मुंबई एअरपोर्ट याचं देखील अंतर कमी करणारा हा गेम चेंजर। समंदर में भारत के इतिहास में ये सबसे बड़ा ब्रिज है, क्योंकि 22 किलोमीटर के इस ब्रिज में 16.5 किलोमीटर का ब्रिज का निर्माण जो है वो समंदर के ऊपर किया गया है, जबकि 5.5 किलोमीटर जो ब्रिज है वो जमीन पर बना हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट था। और इसलिए ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। इसमें 2 घंटे की जगह 15 मिनट में पहुंचेंगे, समय बचेगा, यहाँ पोल्यूशन कम होगा, यहाँ एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए काम किया है। आपको बता दें ये पुल MTHL यानी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के तहत बना है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 21,200 करोड़ रुपए की लागत वाले इस पुल के निर्माण का पहला विचार आज से करीब 52 साल पहले आया था। उस वक्त मुंबई के सिटी प्लानर्स के दिमाग में पहली बार यह आया था कि शहर को आसपास के इलाकों से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की जरूरत है। बात 1970 के दशक की है। इसको लेकर प्रोजेक्ट बनाया गया। साल 1972 में MTHL प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। सरकारी समिति ने कोलाबा से उड़ान तक पुल के प्रस्ताव को रखा, लेकिन नौसेना और पोर्ट अथॉरिटी की ओर से इस प्रोजेक्ट पर कुछ आपत्तियां जताई गई थी। 1981 में JRD टाटा के नेतृत्व में एक कमेटी ने शेवाड़ी से शेवा तक के पुल का प्रस्ताव रखा। साल 1984 तक प्रधानमंत्री कार्यालय से इस प्रस्ताव पर मोहर भी लग गई, लेकिन इसके बाद यह काम अटका रहा। 1990 तक यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक उदारीकरण नीतियों की वजह से लोगों के पास गाड़ियां आई, मुंबई में भीड़ बढ़ी, लोगों ने उत्तर मुंबई सहित आसपास के इलाकों में बसना शुरू कर दिया और इसी क्रम में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बड़ा होता चला गया। मुंबई में बढ़ती आबादी की वजह से इस क्षेत्र पर दबाव कम करने के लिए नवी मुंबई में नई टाउनशिप की योजना बनाई गई। इसके बाद जरूरतों को समझते हुए साल 2004 में परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए पहला वास्तविक प्रयास किया गया, लेकिन प्रोजेक्ट अटक कर आगे बढ़ रहा था। इस प्रोजेक्ट में जमीन पर काम अप्रैल 2018 में शुरू हुआ। तो सड़कें और पुल, ये नजरिया 9 हम आपको बता रहे हैं, हर देश के विकास की लाइफलाइन होते हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि MTHL और उससे जुड़े प्रोजेक्ट से देश के GDP को 1% तक की बूस्टर डोज मिल सकती है, जबकि इससे महाराष्ट्र के GDP को 5% तक का बूस्टर मिल सकता है। इसलिए यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर। अब बात राजनीति की सत्ता की, जिसमें देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के साथ में एक बड़ा स्कैम हो गया है। अब तक राजनीतिक दलों पर स्कैम का आरोप लगता था, लेकिन इस बार दावा है कि राजनीतिक दल के साथ ही स्कैम हो गया। वो कांग्रेस जो 2024 के लोकसभा चुनाव की बड़ी तैयारी में लगी हुई है, पार्टी का सबसे बड़ा डोनेशन अभियान चल रहा है, उस पार्टी के लिए लोग करोड़ों रुपए का चंदा दे रहे हैं, लेकिन संकट ये है कि पैसा आ तो रहा है, लेकिन जा कहां रहा है ये किसी को नहीं पता। कांग्रेस के साथ हुए इस कांड को आप QR कांड का नाम दे सकते हैं। अब इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, जबकि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के DNA में ही घोटाला है। पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं, फिर आपको बयानों की रील भी दिखाएंगे। 2 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो पार्टी ने इसके लिए एक मेगा डोनेशन ड्राइव शुरू किया। नाम दिया डोनेट फॉर देश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर खुद 1,38,000 रुपए का चंदा दिया था।
कांग्रेस ने इस मेगा डोनेशन ड्राइव के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया था। अब दावा है कि कांग्रेस ने जिस पैम्पलेट पर क्यूआर कोड चिपका रखा था, पता चला कि वो फर्जी है। इसी वजह से पैसा कांग्रेस के खाते में नहीं, किसी दूसरे ही अकाउंट में चला गया, यानी कि पार्टी को बहुत बड़ी चपत लगी है। दावा है कि जब क्यूआर कोड पर स्कैन किया गया तो पता चला कि वो तो किसी दूसरी फर्जी वेबसाइट को लेकर है। असल में कांग्रेस की वेबसाइट donateinc.in है, इसी पर पैसा देना था, लेकिन क्यूआर कोड लोगों को लेकर गया donateinc.co.in वेबसाइट पर। अब फर्जी वेबसाइट में CO एक्स्ट्रा है और इसी वजह से गलत वेबसाइट पर पैसा चला गया। मीडिया में इस खबर के आने के बाद से बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी के अलग अलग नेता इस कांड को अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि कांग्रेस के डीएनए में घोटाला है, तो कोई कह रहा है कि पूरी कांग्रेस ही फर्जी है। कांग्रेस इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रही, हालांकि स्थिति थोड़ी फजीहत वाली जरूर है। ये कौन आश्चर्य की बात है? आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आपको तो उद्भेदन करना पड़ा। कांग्रेस के डीएनए में ही है घोटाला। क्यूआर कोड नहीं गड़बड़ होगा तो खाता में जाएगा कैसे गलत जगह पर? ये कांग्रेस के नियति में है घोटाला। खुलासा किया है जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 है, उसके लिए जो अकाउंट नंबर या क्यूआर कोड जारी किए गए वही फर्जी एक तरह से जारी कर दिए गए। जिन्होंने दान दिया वो दूसरे के खाते में चला गया। दरअसल कांग्रेसी आजकल पूरी तरह से फर्जी हो गई है, इसलिए ऐसे फर्जी बाड़े आश्चर्य के विषय नहीं है। नेशनल हेराल्ड वाले केस में क्या किया उन्होंने? कांग्रेस पार्टी के 90 करोड़ रुपए देकर परिवार को 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दे दी। यहाँ पर भी ये क्यूआर कोड चेक करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का मतलब घोटाला है, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार है। ये एक सुयोजित तरीके से उन्होंने क्यूआर कोड डाला होगा, जो कि उनके किसी एक निजी खाते में पैसा जा रहा होगा, ताकि पब्लिक का पैसा निजी खाते में चला जाए। भारतवर्ष ने डोनेशन लिंक और क्यूआर कोड में गड़बड़ी की खबर सबसे पहले दिखाई। हमारे खबर दिखाने के बाद कांग्रेस को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसके बाद आरन फान में डोनेशन लिंक और क्यूआर कोड को बदलकर ठीक किया गया। अब जांच की जा रही है कि गलती कहां, कैसे और किससे हुई। अब स्कैम तो हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि जो चंदा कांग्रेस को दिया गया था वो कांग्रेस के खातों में कैसे पहुंचेगा। ये सवाल कांग्रेस को परेशान भी कर रहा है, क्योंकि बैंकिंग नियमों के तहत पैसा सिर्फ धन ट्रांसफर करने वाले खाता धारक को ही वापस मिल सकता है, तीसरे पक्ष को नहीं। और वापस पैसा पाने के लिए खाता धारक को बैंक से आवेदन करना होगा। तो अगर पैसा वापस भी होगा तो खाता धारक को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलना मुश्किल है। सुनिए एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। ग्राहक पैसा ट्रांसफर करना चाहता था, उसके अकाउंट की जगह यदि गलती से वो पैसा कहीं और दूसरे के अकाउंट में चला गया है, तो ग्राहक अपने बैंक में जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये पैसा गलती से चला गया है, आपको इसको या तो ब्लॉक कर दीजिए या इस पैसे को वापस मंगवा दीजिए। लेकिन जिस पार्टी के या जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए था, वो उस पैसे को क्लेम नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी जिसको वो जाना चाहिए था, उसका इसमें ट्रांजैक्शन में कोई रोल नहीं होता है। सोचिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के 138 वर्ष पूरे होने पर खुद 1,38,000 रुपए का चंदा दिया था। 1,38,000 कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। जिस वक्त उन्होंने ये रकम दी थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 1 महीने की सैलरी चली गई। उस दिन की उनकी बात एक बार फिर से सुनिए। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि खड़गे जी 1,38,000 रुपए आज कांग्रेस पार्टी के लिए डोनेट कर रहे हैं। ये देखो भाई हमारी सैलरी गई, ये देखो भाई हमारी सैलरी गई।
सोचिए, 1 महीने की सैलरी कांग्रेस अध्यक्ष ने दी थी और ऐसे ही ना जाने कांग्रेस के कितने नेता, कार्यकर्ता और शुभचिंतक होंगे जो कांग्रेस के विचार से सहमत हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बचत से निकालकर पैसा दिया होगा, लेकिन उनके साथ बड़ा धोखा हो गया। QR कोड कांड की वजह से चंदा रास्ता भटककर कांग्रेस के खाते के बजाय किसी और के खाते में पहुंच गया। तो कांग्रेस के सामने सिर्फ QR कोड वाला संकट नहीं है, एक बड़ा संकट अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पार्टी में पैदा हुए मतभेद का भी है। दरअसल कल कांग्रेस ने एक बयान जारी करके कहा कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस लिखित बयान में कांग्रेस ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए बीजेपी और RSS राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी तो हमलावर है ही, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद दिखाई देने लगे हैं। कई क्षेत्रीय नेता ये कह रहे हैं कि पार्टी को अपने स्टैंड पर विचार करना चाहिए। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमरीश डेर ने इसे निराशाजनक बताया है, जबकि कांग्रेस के बड़े नेता अर्जुन मोढवाडिया ने पार्टी से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण मिला है, वो तो प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे। कांग्रेस के कंफ्यूजन और बीजेपी की तरफ से हो रहे हमले पर एक छोटी सी रील हमने तैयार की है, उसे देखिए, फिर आपको अयोध्या में हो रही तैयारियों की वीडियो कुंजी दिखाएंगे। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते और देव समाज में विश्वास रखने होने के नाते ये मेरा परम दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहूँगा भी। और सब मिलकर राम जी का काम करेंगे तो कोई राजनीतिक फायदा नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई एक पार्टी राम जी के लिए काम करेगी, बाकी विरोध करेगी, और आज तो किसी ने दुस्साहस किया है, तो क्या इसका परिणाम नहीं होगा? राम जी हमारे कन कन में है और हम मोदी जी के इवेंट में नहीं जाएंगे, आप समझो। लेकिन राम मंदिर जिसके दरवाजे राजीव गांधी ने खोले, राम जी हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं। मेरे और मेरे राम के बीच में सीधा ताल्लुक। गांधी मंदिर जाकर के राम भक्त नहीं बनते थे। भगवान राम के मंदिर को भाजपा का समझ लेना यही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम तो सबके हैं, लेकिन इस फैसले से मुझे बहुत तकलीफ हुई है। ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा। और अब अयोध्या का रुख करते हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच अयोध्या की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता बन गई है। इसके लिए अयोध्या में राम मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाने की कोशिश हो रही है जिससे राम मंदिर को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ इजरायली तकनीक का भी इस्तेमाल होगा। राम मंदिर की सुरक्षा के लिए एक तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा होगा, दूसरी तरफ एंटी ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने इजराइल हमास युद्ध के दौरान आयरन डोम तकनीक के बारे में सुना होगा, जो हमास की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता था। अयोध्या में राम मंदिर के 4.5 किलोमीटर के दायरे की सुरक्षा के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
एंटी ड्रोन ये हम लोग इजरायली निर्मित एक ड्रोन है और एंटी ड्रोन्स का ये इस्तेमाल ड्रोन्स को रोकने के लिए किया जाता है, जो कि ड्रोन्स आज के टाइम में बहुत बड़ा एक खतरा बन गए हैं। तो ये 4.5 से 5 किलोमीटर के बीच में यदि कोई ड्रोन टेक ऑफ करता है कहीं से, तो उसकी पेरेंट लोकेशन भी हमें बता सकता है कि कहाँ से ये उड़ा था और कौन उसको उड़ा रहा था। रिएक्शन टाइम क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई ड्रोन देखा तो कितनी देर में ये रिएक्ट? इमीडिएट है। यदि ड्रोन उड़ा है तो इमीडिएट हमें पता चल जाएगा कहाँ से उड़ा है और किस डायरेक्शन में जाने के लिए वो प्रोग्राम किया जा रहा है। क्या उसके प्रोग्रामिंग को भी एक तरह से डिसॉल्व करेगा? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर उसका कोई प्रोग्रामिंग हुआ, मुझे वहाँ हिट करना है, तो ये आपके कंट्रोल में आएगा, तो फिर उसके प्रोग्रामिंग को भी ये करेगा? ये पूरी तरह से प्रोग्रामिंग को कैप्चर कर लेगा। वो ड्रोन हमारा हो जाएगा, उसके बाद हम जहाँ चाहेंगे उसको वहाँ पर लैंड करा सकते हैं। एयर टू एयर डिस्टेंस 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा भी है। मेन जो है 8 किलोमीटर है इसका जो पूरा रेडियस अगर कहें, लेकिन हम 4.5 किलोमीटर, क्योंकि अर्बन सेटिंग है उसके लिए हम लोग 4.5 किलोमीटर मान के चलते हैं। जो डिटेक्शन है वो इससे ज़्यादा में होगी। चप्पे चप्पे में कड़ी सुरक्षा आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यही रास्ता राम मंदिर की ओर जाता है। सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। ये वो पॉइंट है जहाँ से आगे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को लेकर नहीं जा सकते। देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें।